हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचबी एजुकेशनल इनसाइट्स। और आज के क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम करेंगे समरी। और जो स्टार्टिंग में हमारे पास जी.एन. रामचंद्रन सिंह के बारे में एक उनके लाइफ के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्यों कर रहे हैं इस बार हम? क्योंकि आपने देखा है नीट 2025 में कुछ क्वेश्चन साइंटिस्ट से और उनके डिस्कवरीज के अराउंड भी पूछे गए, तो इस बार हम वो भी करेंगे। ये एक टाइप का स्पेशल पार्ट है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। तो पार्ट 7 के स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चन बॉक्स से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी जो कि बेस्ड रहते हैं, आपको पता है, आपकी लास्ट क्लास के अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आज। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टाइप ऑफ अरेंजमेंट फॉर सीलिया एंड सेंट्रोसोम। सीलिया और सेंट्रोसोम में किस टाइप के अरेंजमेंट प्रेजेंट है वो बताना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? नेम द टाइप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के 4 टाइप पढ़ाए थे मैंने आपको, उन 4 टाइप के क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? कहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन? क्रोमोसोम के ऊपर जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है उसके बारे में बोल रही हूँ मैं, वो बतानी है आपको कि वो क्या होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और ये इन सब के आंसर आपको कहाँ देने? कमेंट बॉक्स के अंदर देने। वीडियो को पॉज कीजिए और प्लीज एक बार अपने आंसर को नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं समरी से। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट होएगा आपको पता है मैं हाईलाइट करती चलूंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल एग्रीगेट्स। देखो, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कैसे किसके बने होते हैं? या तो सेल से मिलके बने होते हैं या एग्रीगेट ऑफ सेल। एग्रीगेट ऑफ सेल क्या होता है? पार्ट ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। सेल वेरी इन देयर शेप, साइज एंड एक्टिविटीज एंड फंक्शन। शेप साइज में वेरी करती है, एक्टिविटीज फंक्शंस में वेरी करती है सेल। ये तो हमको पता है। शेप साइज में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कोमा शेप्ड, स्पाइरल, और फिर आपका स्फेरिकल शेप। हमने अलग अलग शेप पढ़ी थी स्टार्टिंग में। शेप, साइज और हर सेल की अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। कुछ सेल, जैसे हमारी अगर आरबीसी की बात करें, आरबीसी का काम क्या होता है? हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, है ना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? इन्फेक्शन से फाइट करना, एंटीबॉडीज बनाना। ठीक है, ये सारे हर किसी सेल का एक्टिविटी या फंक्शन क्या होता है? अलग अलग हो सकता है। बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ absence of a membrane bound nucleus and other organelle, cell hence be classified into eukaryotic and prokaryotic। देखो, किसी के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, न्यूक्लियस के ऊपर और उसके ऑर्गेनेलीज के ऊपर। वेल डेवलप्ड किसी के पास ऑर्गेनेली है या नहीं है, उसके बेसिस पे आपको पता है सेल को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। कौन कौन से सेल होते हैं? यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। आगे पढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा सा अपने आप से, जो हमने अपना अभी तक पूरा चैप्टर पढ़ा है उसके हिसाब से, जो हमने समझा है उसके हिसाब से डिस्कस करते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक क्या होता है? जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है वो ही यूकैरियोटिक होता है। और प्रोकैरियोटिक क्या होता है? जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, वो क्या होता है? आपका प्रोकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक के पास आपके पास ऑर्गेनेलीज होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। बट प्रोकैरियोटिक में ऐसी कोई ऑर्गेनेलीज वगैरह प्रेजेंट नहीं होती, है ना। ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर की बातें करिए अभी तक, और डिटेल में ये जो क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैरा के लिए। A typical eukaryotic cell consists of a cell membrane। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, है ना। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ सेल। और साइटोप्लाज्म क्या के लिए टर्म यूज करते थे हम? सेमी फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स, है ना, जली लाइक जिसको बोलते हैं सेमी फ्लूइड लाइक। प्लांट सेल हैव ए सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल के ऊपर एक अपनी पर्सनल सेल वॉल होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है। पता है हमको सेल वॉल के बारे में, किसकी बनी हुई होती है वो सेल वॉल? 4 कंपोनेंट बताए थे मैं, आगे सेल वॉल वाले पूरा ऊपर टॉपिक के अंदर मेंशन्ड है कौन कौन से। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, ये 4
कंपोनेंट होते हैं प्लांट की सेल वॉल के। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल, कुछ ही सिलेक्टिव चीजों को अपने आर पार आने जाने देती है ना, एंड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या आता है, इसको बिना आगे पढ़े, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूल, है ना। ईआर को फिर दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कौन सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, लिपिड, और रफ वाला राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो क्या बनाता है, प्रोटीन। आगे पढ़ते हैं, ऑल द सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शन। हर किसी का क्या फंक्शन, हर ऑर्गेनेली है, अगर कोई दो ऑर्गेनेली बिल्कुल ही सेम काम कर रही है, बिल्कुल ही सेम इसकी एक्टिविटी है, तो उसको दो अलग अलग बोलेंगे क्यों, है ना। तो हर किसी ऑर्गेनेली का एक डिफरेंट फंक्शन होता है और वो उस फंक्शन के लिए स्पेसिफिक वो ही काम करती है। अगर ईआर आपकी प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, जो आर है, और एससीआर लिपिड सिंथेसिस कर रहा है, तो वो अपने काम में स्पेसिफिक है, ठीक है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में पढ़ते हैं कि सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, और फैसिलिटेट क्या करते हैं, फंक्शन, फैसिलिटेट लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है, एक टाइप की मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह अगर सेल को मूवमेंट करना है तो वो किसके थ्रू होएगा, सीलिया और फ्लैजिला, और सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी कौन बना रहे हैं, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, ठीक है। In animal cell, centriole forms spindle apparatus during cell division. ये दोनों काम सेंट्रोसोम के, उसके पैरा में भी मेंशन थे, और ये दोनों काम यहाँ पे समरी में भी मेंशनड है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही चैप्टर में एक ही चीज को दो बार मेंशन कर रखा है इन्होंने, और बिल्कुल सेम। न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन नेटवर्क। न्यूक्लियोलाई क्या होता है, एक डेंस सब्सटेंस, न्यूक्लियस के अंदर जो स्फेरिकल डेंस सब्सटेंस हमने कल देखा था, वही होता है न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है, और क्रोमेटिन का नेटवर्क, ठीक है। It not only control the activities of organelle but also play a major role in heredity. देखो, एक्टिविटी तो प्रोवाइड करते ही, ब्रेन ऑफ सेल बोल रहे हैं, अगर आप इसको, ही सेल के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, तो मतलब ये ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस को भी कंट्रोल कर रही है, ये तो सिंपल सी बात है। बट यहाँ पे इन्होंने एक और पॉइंट अभी तक जो ऐड नहीं करा था, ये ऐड करा है, बट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन हेरिडिटी। ये क्या हुआ, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो आपके जेनेटिक मटेरियल पास होता है, वो क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है ना। ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही तो हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और यही जेनेटिक मटेरियल कहाँ आगे दूसरे जनरेशन के लिए जाता है, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, बट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन हेरिडिटी। आगे पढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन ट्यूब्यूल्स एंड सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या होते हैं, एक बार मैं इसका कलर चेंज कर दूं, ट्यूब्यूल्स एंड सिस्टर्नी, है ना। बट ये वाली बात, ट्यूब्यूल्स एंड सिस्टर्नी वाली बात, मेरे हिसाब से हमने जो पढ़ा था एनसीईआरटी का पैरा, उसमें मेंशन नहीं थी। सिस्टर्नी वाली बात गोल्जी के लिए मेंशन थी, बट ये उसके लिए मेंशन नहीं थी प्रॉपरली। किसके लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। एक बार चेक कर लेते हैं वापस से, एक सेकेंड, हाँ ये आ गया। सिर्फ इन्होंने ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर लिखा है, यहाँ पे मेंशन है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, इसे ट्यूब्यूल्स बोलते हैं या सिस्टर ने बोलते हैं, ये मेंशन नहीं है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर लिखा है। बट इस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये देखो, ये समरी में मेंशनड है। इसी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर को आप ट्यूब्यूल्स या सिस्टर ने भी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स, स्मूथ एंड रफ, ठीक है। ईयर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, एयर का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। देखो, अब मैं आपको बताऊं, ये वाला पॉइंट भी आपके ईआर वाले पार्ट में, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस वाला पार्ट कहीं भी आपके ईआर पार्ट में मेंशन नहीं था। ईआर किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में,
एक तरीके से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन और जो लिपिड यहाँ से बन के निकलते हैं वही प्रोटीन लिपिड को आगे गोल्जी पैकेज करते हैं, वही पैकेज मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, आप ये इसको इस वे में भी आप समझ सकते हैं। तो ईयर किस में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में। सिंथेसिस ऑफ, क्या दो नाम यहाँ पे नहीं दे रखे हैं, लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन। लिपोप्रोटीन कुछ नहीं है, लिपिड और प्रोटीन को मिला के एक लिपोप्रोटीन बना रखे हैं। गोल्जी बॉडी इज अ membranous organelle composed of flattened sacs. The secretion of cells are packed in them. मैंने क्या बोला था, गोल्जी में क्या होती है? पैकेजिंग होती है। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट, ये हमने भी बोला था, दो तरीके से ट्रांसपोर्ट कर सकता है गोल्जी अपने अंदर के कंपोनेंट्स को। कैसे? जो पैकेज कंपोनेंट्स होते हैं, या तो उसको सेल के अंदर ही रखे या उसको सेल के वो बाहर ट्रांसपोर्ट कर दे। ठीक है, लाइसोसोम क्या एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है कंटेनिंग ऑफ डाइजेस्टिंग एंजाइम। कैसे कंटेन करते हैं? जो डाइजेशन में काम आते हैं, है ना। जैसे हमने पढ़ा था लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। ऐसे डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम के अंदर। ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं? दो टाइप के मोलिक्यूल होते हैं, एक माइक्रोमोलिक्यूल, एक मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं? स्मॉलर इन साइज, जो कि 18 से लेके 800 डेल्टन के एक वेट की यूनिट है यहाँ पे। उसके बीच में अगर कोई चीज है तो क्या होगी? माइक्रोमोलिक्यूल। उससे बड़ी क्या होती है? मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। राइबोसोम क्या इन्वॉल्व होते हैं? राइबोसोम आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये तो हमने इतनी बार पढ़ लिया इसमें कि हाँ राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर यूज होते हैं कि अब हमको 100% याद हो गया ये। दीज आर द फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिलेंगे या किसके साथ एसोसिएटेड मिलेंगे? ईआर के साथ। ईआर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया किस में हेल्प करते हैं? एक सेकेंड आप मुझे दीजिए। हाँ, किसमें? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये क्या? ऑक्सीडेटिव का मतलब ऑक्सीजन का यूज करके एटीपी का प्रोडक्शन करना, उसी को आप ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्या? ऑक्सीजन यूज कर, मतलब एरोबिक तरीके से आप एनर्जी बना रहे हो। एनर्जी क्या होती है? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनती है ना। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसलिए कह रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब ऑक्सीजन का यूज करा और क्या बनाया आपने? एटीपी बनाया। एंड जनरेशन ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या? एटीपी। दे आर बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन। हमको सबको पता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक होता है मेम्ब्रेन का होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, हमको पता है आउटर मेम्ब्रेन कैसे होती है? स्मूथ। और इनर मेम्ब्रेन किस में कन्वर्ट हो जाती है? क्रिस्टे में। दो मैंने उस टाइम पे भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाते वक्त यूनिट बताई थी, एक क्रिस्टे और एक सिस्टर्न में। दोनों में कंफ्यूज मत होना। क्रिस्टे किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, और सिस्टर्न में गोल्जी में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, प्लास्टिड आर पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। ये तो हमको पता है, ये प्लांट सेल में, ये तो प्लांट सेल के स्पेसिफिक ऑर्गेनेली है ना, जो कि उसके लिए मेन फंक्शन, एक बहुत मेन फंक्शन क्या करती है? काम करती है, मेन फंक्शन निभाती है उसमें, प्लांट में। इन प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं। लाइट एनर्जी किसके फॉर्म में आएगी? सनलाइट के फॉर्म में जो एनर्जी आएगी ना, उसे वो क्या करते हैं? अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। देखो, हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं ना, क्या आगे क्या लिखा है? एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हम छोटी क्लास में भी फोटोसिंथेसिस की बात करते थे, तो हम क्या बोलते थे? फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल चाहिए, हमें लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे कुछ हमको एलिमेंट्स चाहिए होते थे। तो ऐसे लाइट को जो स्टोर करने का, ट्रैप करने का काम होता है, वो कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। द ग्रेना इन द प्लास्टिड इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ग्रेना क्या है?
जो ग्रेना हमने पढ़ा था, ग्रेना क्या था, थाइलेकोइड को एक के ऊपर एक रख देंगे तो ग्रेना बनेगा। वो किसका साइट है, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, मतलब वहाँ पे क्या होती है, लाइट रिएक्शन टेक प्लेस करती है। देखो लाइट रिएक्शन अभी पहली बार वर्ड आया, लाइट रिएक्शन क्या है, 11th में ही एक चैप्टर है जहाँ पे हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कुछ नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस होती है ना तब, तो उसके एक टाइप से स्टेप्स बोल लो, वन ऑफ द स्टेप है लाइट रिएक्शन। वो कहाँ होता है, ग्रेना में। आप सिर्फ अभी इस नाम को याद रखो, डिटेल में मत जाइए, क्योंकि डिटेल में हम इसको एक स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और स्ट्रोमा में क्या होती है, डार्क रिएक्शन। मैंने बोला था ना अभी दो टाइप की रिएक्शन होती है, कौन सी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ग्रेना में क्या होगी, लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा क्या होगा, स्ट्रोमा होता क्या है, स्ट्रोमा अंदर का जो मैट्रिक्स होता है ना, जो अंदर का कंपोनेंट होता है, थाइलाकोइड और ग्रेना, ये स्ट्रोमा लैमेला को छोड़ के जो बचता है वो होता है स्ट्रोमा, है ना। वो वहाँ पे क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है। अगर आपको स्ट्रोमा देखना है तो आई फील मेंशन्ड भी होगा, एक सेकंड में आपको दिखाई ही देती हूँ, ये रहा फिगर 8.8 में स्ट्रोमा दिख रही, खाली पोर्शन जो है अंदर का वो स्ट्रोमा होता है। ग्रेना क्या होता है, थाइलेकोइड को एक के ऊपर एक रख दे तो ग्रेना बन जाता है। स्ट्रोमा लैमेला क्या होता है, एक दूसरे थाइलेकोइड को जो अटैच करता है, एक दूसरे ग्रेना का जो अटैच करता है वो क्या होता है, स्ट्रोमा लैमेला। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रोमा में क्या होता है, डार्क रिएक्शन। द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर वाले को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, विच कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। एक सेकेंड, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर अदर कलर्ड प्लास्टिड आर क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन से कलर पढ़े थे हमने, कौन से कलर देते हैं क्रोमोप्लास्ट, रेड, येलो और ऑरेंज, ये तीन कलर देते हैं क्रोमोप्लास्ट। which may contain pigments like carotene और xanthophyll। कलर ये देते हैं, पिगमेंट्स कौन से होते हैं इसके अंदर, कैरोटीन और xanthophyll। ये आगे मेंशन भी है, जब हम प्लास्टिड पढ़ते हैं उसके अंदर भी मेंशन है, कैरोटीन और xanthophyll नाम के पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, क्रोमोप्लास्ट के अंदर। द न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप कैसे होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ कॉन्टिन्यूअस में होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूअस में होती है। और इसमें न्यूक्लियर एनवलप के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर पोर भी प्रेजेंट होते हैं बहुत जगह, हमने देखा है ये, है ना। तो न्यूक्लियस यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या होता है, जहाँ पे दोनों की दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाती है तो वहाँ पे क्या बनाती है वो न्यूक्लियर पोर। आगे बात करते हैं, द इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमेटिन मटेरियल, द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये होता है जो हमको सबसे अच्छी लाइन लगती है, सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसी के साथ हमारी समरी कंप्लीट होती है। अब सबसे आगे स्टार्टिंग में हमारे पास जी.एन. रामाचंद्रन जी की बायोग्राफी दी गई है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं मार्क करते चलूंगी। सबसे पहले ये हैं जी.एन. रामाचंद्रन जी। इनका बर्थ कब हुआ था, 1922 से लेकर 2001 तक इनका लाइफ स्पेन था। क्या स्टार्ट करते, जी.एन. रामाचंद्रन एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। जी.एन. रामाचंद्रन किसकी आउटस्टैंडिंग फिगर में काउंट होते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी, इन्होंने प्रोटीन के ऊपर बहुत काम करा था, ठीक है। ये फाउंडर किसके, ये आ सकते हैं, ये किसके फाउंडर है, मद्रास स्कूल, ठीक है, मद्रास स्कूल के फाउंडर भी यही है। आगे बात करते हैं, इन्होंने क्या करा था, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर क्या होते हैं, मतलब बायो क्या, हम जब बायो पढ़ते हैं तो बायो के अंदर ना बहुत सारे, बायो क्या हुआ, बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर हम बहुत सारे पॉलीमर्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीमर क्या होते हैं, जब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनता है ना उसे पॉलीमर कहते हैं। मोनोमर क्या होता है, सिंगल यूनिट। तो बहुत सारे सिंगल 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 यूनिट को जोड़ के क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। उस बायोपॉलीमर की इन्होंने क्या करी थी, एनालिसिस करी थी।
His discovery of triple helical structure of collagen published in Nature in 1954. अब ये बोला है कि ना ये, चलो मैं एक बार हाईलाइट करती हूँ उसके बाद बताती हूँ क्या है। नेचर है ना, ये नेचर मेंशन्ड है यहाँ पे। नेचर क्या है? नेचर एक बुक का नाम है जो पब्लिश करी गई थी साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। कौन से साल में इन्होंने अपनी जो स्टडी को दी थी वो कौन से साल में दी थी? 1954 पे। और वो क्या चीज पब्लिश करी थी उस बुक में कि जो हमारे पास कोलेजन के बारे में हम पढ़ते हैं, हमने कोलेजन के बारे में जो स्टडी करी है ना, वो क्या है? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन के बारे में उन्होंने अपनी स्टडी करी और उन्होंने पब्लिश करी कौन सी बुक में? नेचर नाम की बुक में। एंड हिज एनालिसिस ऑफ द अलाउड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन through the use of Ramachandran plot rank among the most outstanding contribution in the structural biology। देखो रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है। अगर इस पूरे पैरा से कहीं से क्वेश्चंस आज तक कभी पूछा गया है और कभी भी पूछा जाएगा, वन ऑफ द मेन इज रामाचंद्रन प्लॉट से वो पूछेंगे। क्या है रामाचंद्रन प्लॉट? रामाचंद्रन प्लॉट एक टाइप का एनालिसिस है जो कि किसके बारे में बताता है? प्रोटीन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। और वो रामाचंद्रन प्लॉट एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी बायो की स्टडीज के अंदर और स्पेसिफिकली प्रोटीन की स्टडी के अंदर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 8 अक्टूबर 1922। 1922 को ही इनका यहाँ पे मेंशन है ना, 1922 से 2001 तक 1922 को बोर्न हुए थे। कहाँ पे? स्मॉल टाउन में। स्मॉल टाउन नॉट फार फ्रॉम कोचिन ऑन द साउथर्न वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इसको मैं अंडरलाइन नहीं कर रही। हिज फादर वॉज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। इनके फादर क्या थे? प्रोफेसर थे। कौन से सब्जेक्ट है? मैथमेटिक्स की। एट ए लोकल कॉलेज के अंदर। एंड दस हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस। इसकी वजह से उनका एक इन्फ्लुएंस था। अगर कोई वेल एजुकेटेड रहते और कोई इंसान आसपास के लोकल एरिया में, स्पेसिफिकली नॉट बिग सिटीज, अगर कोई लोकल एरिया में प्रोफेसर साइड की इतनी बड़ी पोस्ट पे रहते हैं तो उनका कुछ इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे होता है। तो इसलिए लिखे दस हैड ए कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन शेपिंग रामाचंद्रन इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। इसलिए उन्होंने, फादर ने अगर मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे तो सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उन्होंने रामाचंद्रन जी के जो साइंटिस्ट हैं उनके इंटरेस्ट को कौन से सब्जेक्ट में? मैथमेटिक्स में बिल्ड करने का काम भी किसके थ्रू हुआ था? उनके फादर के थ्रू। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल ईयर्स रामाचंद्र ग्रेजुएटेड इन 1942। ग्रेजुएशन कब करी? 1942 में। टॉप रैंकिंग स्टूडेंट रहे वो किसमें? बीएससी ऑनर्स में, फिजिक्स में। कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, एक सेकेंड, फिजिक्स कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। ही रिसीव पीएचडी कहाँ से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1949 में। वाइल कैम्ब्रिज रामाचंद्रन मेट, ये इंपॉर्टेंट है, रामाचंद्रन किससे मिले? लीनियस पॉलिंग से मिले। और वो डीपली किस इन्फ्लुएंस है उनकी पब्लिकेशन से? किस पे? अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। हम जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे ना तो हम प्रोटीन की स्टडी के टाइम पे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ते हैं, कैसे प्रोटीन आगे आगे करके अपने आप को फॉर्म करते हैं। तब हम दो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। स्ट्रक्चर दैट डायरेक्टेड बाय अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। इसी ये जो साइंटिस्ट लिनियस पॉलिंग की स्टडीज के हिसाब से उन्होंने क्या करा, चलो मैं भी कुछ कोलेजन के ऊपर क्या करता हूँ, अपनी डिस्कवरी करता हूँ, स्ट्रक्चर उसके कोलेजन के स्ट्रक्चर को मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ। और वो कब पास हुए, मतलब पास्ड अवे, ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78 एज में वो क्या करे, स्वर्गलोक को सिधार गए ऑन अप्रैल 7, 2001। उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा था। मेनली जो मैंने ये बात अंडरलाइन करी है ना वही मेन है। उनकी पर्सनल लाइफ से लेके इतने क्वेश्चन आई डोंट फील सो आएंगे। मेन काम क्या है, उन्होंने मेन डिस्कवरी क्या करी, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बताया।
एक तो किस में पब्लिश हुआ ये पूछा जा सकता है। रामाचंद्रन प्लॉट किसने दिया था, जी.एन. रामाचंद्रन ने, ये पूछा जा सकता है। उन्होंने किसके फाउंडर थे, वो मद्रास स्कूल के फाउंडर थे, है ना। ये सब बातें उन्होंने पूछी जा सकती। और ये भी पूछा जा सकता है कि लीनियर, जब वो उन्होंने कोलेजन के बारे में पढ़ना और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करा, तो उस टाइम पे वो किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, तो वो किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, लीनियस पोलिंग से। ओके, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये क्या होता है, साइंटिस्ट के बारे में आप पढ़ते हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। मेन बात है, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बट उससे पहले मैं सिर्फ आपको चाहती हूँ कि आप 2 सेकंड दें मेरा। तो अभी एक बार हम क्वेश्चन बॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन बॉक्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम करो टाइप ऑफ अरेंजमेंट फॉर सीलिया एंड सेंट्रोसोम। सीलिया और सेंट्रोसोम की टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हमको नेम करना है। स्टार्ट करते सबसे पहले, जो हमारा सीलिया है वो किस टाइप का अरेंजमेंट शो करते हैं, 9+2 टाइप का। कौन सी टाइप का, 9+2 टाइप का। मैं लिख दूं 9+2। और 9+2 हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 9 पेरिफेरल डबलेट होते हैं और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, इसलिए 9+2 टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं हम इसे। और सेंट्रोसोम के लिए कौन सा होता है, 9+0 टाइप का। क्यों, क्योंकि इसमें सेंटर में ना कुछ नहीं होता, इसमें सेंटर में सिर्फ एक प्रोटीनेशियस हब होती है, इसलिए इसको 9+0 टाइप का बोला। 9 क्या सिग्निफाई करते हैं, यहाँ पे 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट होते हैं। मैं याद रखना मैंने क्या बोला था, जब हम सीलिया के बारे में बोला था मैंने पेरिफेरल डबलेट बोले थे, क्योंकि 2-2 होते हैं ना वहाँ पे। बट मैंने जब सेंट्रोसोम की बात करी है तो पेरिफेरल ट्रिपलेट बोले। यहाँ पे सेंट्रोसोम वाले केस में 3-3 का वो बनता है, आपका ग्रुप बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। नेम करो टाइप ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम देखो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, सबसे पहले मेटासेंट्रिक, जहाँ पे सेंट्रोमियर कहाँ पे होते हैं, बिल्कुल एट सेंटर, है ना। सेकंड होते हैं सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर कहाँ होते हैं, लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर। इसकी वजह से क्या बनता है, एक शॉर्ट आर्म बनता है, एक लॉन्ग आर्म बनता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा होता है, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एक्रोसेंट्रिक में होता है एक जो एक सेंट्रोमियर है ना हमारा, वो किसी एक टर्मिनल के पास पहुंच जाता है, इसकी वजह से एक वेरी शॉर्ट आर्म बनता है और एक वेरी लॉन्ग आर्म बनता है। चौथा केस क्या बना है हमारा, वो बनता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर बिल्कुल आपका टर्मिनल पे पहुंच जाता है। मैं एक बार आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ वापस से। ये देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, व्हाट इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, क्रोमोसोम की कुछ कांस्टेंट या कुछ स्पेसिफिक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे स्टेनिंग नहीं हो पाती। कौन सी लोकेशंस होती है, वो नॉन स्टेनिंग लोकेशंस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या बनाते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट। उस फ्रेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। ये डायग्राम आप देखे होंगे ना, बिल्कुल डायग्राम के पार्ट फर्स्ट भी यहाँ पे देखो सैटेलाइट मेंशन्ड है और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी मेंशन्ड है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, नॉन स्टेनिंग वाला पार्ट, दोनों दिख रहा होगा बल्ब लाइक सैटेलाइट। ओके, क्वेश्चन आपके तीनों क्वेश्चन हो गए। उसके बाद मैं ना आपको बोलती हूँ, मैं ना पार्ट 6 के कुछ पोर्शन क्या हुआ था, लास्ट पार्ट से ट्रिम हो गए थे, वो आपको लास्ट पूरे पार्ट में दिख नहीं पाएगा। लास्ट पार्ट में क्या रह गया था, एक, अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्रोमोसोम की ये वाला पार्ट एक बार वापस से समझाऊंगी, जो पैराग्राफ था ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ। और दूसरा बात मैंने बोला था कि क्वेश्चन बॉक्स रह गया था। क्वेश्चन बॉक्स जैसे मैंने आज लास्ट में आपको डिस्कस करा है, वैसे लास्ट क्लास का वो मैं इस वीडियो में ऐड कर देती हूँ आगे, तो प्लीज़ एक बार आप उसे भी देख लेना। थैंक यू सो मच। मैंने आपको बोला था कि मैं ना आपको ये जो क्रोमोसोम वाला पार्ट है, जो हमारा फर्स्ट पैरा था इस पेज का, मैं आपको एक बार डिटेल में समझाऊंगी क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। तो चलो इस पार्ट को ना एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि डीएनए से एक्चुअली क्या जर्नी फॉलो करके वो क्रोमोसोम बना। ठीक है,
देखो मैंने ना एक छोटा सा यहाँ पे आपके लिए डायग्राम बनाया है। ये क्या है हमारे सबसे पहले स्टेज पे, ये है हमारे पास डीएनए गिवन है। ये हमारे पास डीएनए क्या करा, ये आपको सर्कुलर पार्ट दिख रहा है। ये सर्कुलर पार्ट क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था ना बेसिक प्रोटीन कोल्ड हिस्टोन, ये वो वाला हिस्टोन प्रोटीन है। उसके ऊपर जो आपको एक कर्व लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये एक्चुअली डीएनए रैप हो रखा है उस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, ये ऐसे रैप करके ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला अपीयरेंस बनाता है। क्या मोतियों की माला आपने देखी है, एक माला के अंदर मोती होते हैं ऐसे ऐसे, तो इसे क्या बोलते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस होता है ये सब हम 12th में पढ़ेंगे, बट क्योंकि अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसके लिए मैं डिटेल में अभी थोड़ा सा बता रही हूँ। तो ऐसे करके ये बहुत सारे ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए रैप करके ऐसे ये कोइलिंग होगी। आप एक सब इस कोइलिंग की एक और बात सुपर कोइलिंग हुई, ठीक है, और ज्यादा कोइलिंग हुई, और वो सुपर कोइलिंग की वजह से ये लास्ट में जाके क्या बना, क्रोमोसोम बना। क्रोमोसोम कुछ और चीज नहीं है, ये जो इनिशियल डीएनए है ना, वो ही एक टाइप का फाइनल में जाके क्रोमोसोम बन जाता है। बात क्या होती है, सिर्फ वहाँ पे कोइलिंग ज्यादा होती है। हर प्रोसेस के साथ डीएनए की कोइलिंग बढ़ती है, तब जाके लास्ट में वो क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कुछ क्रोमोसोम के नंबर दे रखे थे, ये क्या है, ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन कितने होते हैं, 46। एक अगर मैं पेयर बोलूं, एक पेयर में कितने जूते होते हैं, 2 जूते होते हैं ना, ऐसे ही 46 है। तो 46 की मतलब, या तो आप बोल दो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 46, या बोल दो हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये क्या है, क्रोमोसोम का नंबर आपको गिवन है। ये किससे बने हुए हैं, ये 2 मीटर का जो हमारा डीएनए है ना न्यूक्लियस के अंदर, उससे ही मिलके बने हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। थैंक यू। तो चलो अब हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, मतलब इस क्लास के स्टार्टिंग में मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे क्वेश्चन बॉक्स से, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है, नेम द टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। कौन कौन से ल्यूकोप्लास्ट पढ़े थे, और ल्यूकोप्लास्ट क्या था, ल्यूकोप्लास्ट हमने पढ़ा था प्लास्टिड्स के अंदर। ये क्या होता है, कलरलेस होते हैं, ये कोई कलर कोई पिगमेंट कंटेन नहीं करते। इसका मेन काम क्या होता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। ठीक है, 3 टाइप पढ़े थे हमने, अल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट एंड थर्ड वन इज योर एलियोप्लास्ट, EL करके जो था। ठीक है, अमाइलोप्लास्ट का मतलब क्या है, अमाइलोप्लास्ट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पोटैटो। एलायोप्लास्ट क्या करते हैं, ऑयल एंड फैट स्टोर करते हैं। एंड कौन सा था लास्ट, कौन सा था, एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट का मेन काम क्या था, प्रोटीन स्टोर करना। ठीक है, सेकंड था कि हु डिस्कवर राइबोसोम, राइबोसोम किसने डिस्कवर करे थे कल, मतलब कल जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से जॉर्ज पैलेडे ने, इसलिए हम उसको पैलेडे पार्टिकल्स भी बोलते थे। तो कौन सी ईयर में करे थे, 1953 में, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या है, नेम द एलिमेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के अंदर हमने 3 बात पढ़ी थी, 3 इसके एलिमेंट्स पढ़े थे, कौन कौन से, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। हमने ये सब कुछ पढ़ा था कल की क्लास में। देखो ये हमने साइटोस्केलेटन के अंदर पढ़ा था। देखो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट लिखा है। जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में ये डिस्कवर करा था राइबोसोम, यहाँ मेंशन्ड है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एल्यूरोप्लास्ट फॉर प्रोटीन, एलायोप्लास्ट फॉर ऑयल एंड फैट्स, और यहाँ पे एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए। ये सब मैंने आपको जो आंसर दिए वो ऊपर पहले से मेंशन रहते हैं। आपको बस अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से सुनी है तो वो आंसर आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।